गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ विजेता सिंह पटेल और आज हम नए वीडियो के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं मॉस, ठीक, जो मैकेनिकल थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। ठीक, इसमें हमने आपको ढेर सारी चीज़ों को बता दिया है। आज हम उसके नए टॉपिक को आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का नया टॉपिक है जो है चेंज इन डायमेंशन एंड वॉल्यूम ऑफ ए बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशन लोड। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी पिंड पर तीनों दिशाओं में लोड लगे हुए हों तो उनकी मापों में तथा आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यह हम इस टॉपिक में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, एक कोई घनाकार आकृति का कोई पिंड लिया गया है जिस पर तीनों दिशाओं में प्रतिबल लगाए गए हैं। तीनों दिशाओं में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये x डायरेक्शन में प्रतिबल लगा हुआ है px तथा ये y डायरेक्शन में प्रतिबल लगा हुआ है py, और ये क्या है z डायरेक्शन है। z डायरेक्शन में क्या है pz प्रतिबल लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x दिशा में लगा प्रतिबल कितना है px है, तथा y दिशा में लगा प्रतिबल कितना है yz py है, एंड z डायरेक्शन में लगा प्रतिबल pz। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। आगे आप देखिए क्या होता है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको पॉइसन अनुपात के बारे में बताया था और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको बताया था। उसका क्या इम्पोर्टेंस है आप यहाँ पे बाकायदे देखेंगे। तो होता क्या है, जैसे ये प्रतिबल लगे हुए हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि क्या इसका एप्लीकेशन क्या है, पॉइसन अनुपात का क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने कल एक बार देखा था, पहले केस में एक रेक्टेंगुलर बार देखा था। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार देखा था और यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगे हुए थे। कैसे फोर्स लगे थे? यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगे हुए थे, यानी इसकी लंबाई की दिशा में फोर्स लगे हुए थे। आपने क्या देखा था? पहले तो रेक्टेंगुलर बार के लिए देखा था, जब इसकी लंबाई की दिशा में फोर्स लगे थे तो इसकी लंबाई बढ़ने का प्रयत्न कर रही थी। तो आप देखिए इसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही। और मैंने आपको बताया था जब लेंथ बढ़ रही होगी तो इसकी चौड़ाई तथा मोटाई में भी परिवर्तन होता है। जब चौड़ाई तथा मोटाई की मापों में परिवर्तन होगा तो वहां पर एक और विकृति आएगी जिसका नाम हमने आपको कल बताया था। कौन सी विकृति थी? पार्श्व विकृति थी। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पहले केस में अगर आप कंसीडर करें, क्या देखें, यदि हम x दिशा में लगा हुआ प्रतिबल माने, तो अब देखिए कि जब x दिशा में प्रतिबल लग रहा होगा, अभी एक को कंसीडर करते हैं, x दिशा में प्रतिबल लगा हुआ होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? यह पिंड की x दिशा में लंबाई को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, x दिशा में लंबाई को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन आपने कल क्या देखा था? पार्श्व विकृति भी तो उत्पन्न होगी। इसके कारण क्या होगी? पार्श्व विकृति उत्पन्न होगी। कहने का मतलब x दिशा में लंबाई तो बढ़ने का प्रयत्न करेगी, लेकिन साथ साथ y दिशा में भी कमी होने का प्रयत्न होगा, जिसे हम पार्श्व विकृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये y की दिशा में कम होगा, किसके प्रभाव में? px के। ठीक है, और उसी प्रकार z दिशा में भी कमी आएगी, किसके प्रभाव में? py। ठीक है, तो ये बातें रही। अब हम एक एक करके अलग अलग दिशाओं में हम विकृतियों को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें।
हाँ, तो हम देखते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिशा में विकृति को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम किसकी दिशा में निकाल रहे हैं, x दिशा में विकृति कितनी है, ex है। अब यह किसके बराबर होगी, p के कारण विकृति, p के कारण विकृति यानी कि px के कारण विकृति यानी px की दिशा में जो परिवर्तन होगा वह विकृति, माइनस py के कारण विकृति। अब जरा देखिए, ध्यान से एक बात देखिए, क्या है, py के कारण विकृति बताई जा रही है, तो py के कारण x दिशा में क्या विकृति आएगी, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि जैसा कि हमने बताया कि जब x दिशा में लंबाई बढ़ने का प्रयत्न करेगी तो y दिशा में कमी होने का प्रयत्न करेगी, तथा z दिशा में भी कम होने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, सेम वैसे ही जब हम y दिशा को कंसीडर करेंगे, y डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो y की डायरेक्शन में तो लंबाई बढ़ेगी, y के डायरेक्शन में लंबाई बढ़ेगी, लेकिन इसके प्रभाव में x दिशा में कमी होगी, x दिशा में कमी होगी। तो हमने आपको बताया था, जब डायमेंशन यानी बीमा में वृद्धि हो तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और कमी हो तो उसे नेगेटिव लेते हैं। यानी कि यदि लंबाई बढ़ रही है तो विकृति कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, अगर लंबाई घट रही है तो विकृति कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये बात जो लिखी है, py के कारण विकृति किस दिशा में, x दिशा। तो py के कारण देखिए y दिशा में तो बढ़ेगी, लेकिन इसका प्रभाव x दिशा में देखेंगे तो यह लंबाई घटाने का प्रयत्न करेगा, इसका मतलब यह विकृति हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम देखेंगे pz के कारण विकृति, pz अगर z को देखते हैं तो z की दिशा में लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका प्रभाव x दिशा में क्या होगा, x दिशा में, इसके प्रभाव में, pz के प्रभाव में x दिशा में लंबाई को घटाने का प्रयत्न यानी पार्श्व विकृति उत्पन्न होगी, इसलिए इसको हमने लिखा नेगेटिव, pz के कारण विकृति। तो pz के कारण विकृति अगर हमने देखा है तो एक एक करके हम देखते जाते हैं, क्या मिलता है। ठीक है, x दिशा में जैसा कि हमने हुक्स के नियम में आपको बताया था, क्या बताया था, E = px अपान में ex, यानी कि px अपान में ex, यानी x दिशा में प्रतिबल अपान में x दिशा में विकृति किसके बराबर है, यानी मापांक के बराबर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ex = px अपान में e। ठीक है, px अपान में e, यह विकृति किस दिशा में होगी, x दिशा में होगी। इसी प्रकार जरा देखिए, इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये ex = px अपान में e। अब y दिशा में देखेंगे तो y दिशा में क्या होगा, यदि इस पदार्थ के लिए पॉइसन अनुपात 1/m हो तथा प्रत्यास्थ गुणांक e हो, तो हम यह इक्वेशन देखते हैं। तो y दिशा में क्या होगा, ठीक है, y दिशा में विकृति कितनी होगी, तो y दिशा में विकृति py के कारण x दिशा में, py के कारण x दिशा में होगा, ये होगा py अपान में em, कितना होगा, py अपान में m, तथा pz के कारण pz अपान में em। ठीक है, अब यही तीनों वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, तो हमें कुछ न कुछ इक्वेशन मिलेगा। इसके कारण हमने निकाला, कितनी आई px अपान में e कैपिटल E माइनस py के कारण विकृति, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी हुई, py
वाई अपान में ई एन माइनस पी जेड अपान में ई एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना कॉमन है, 1 अपान ई कॉमन है, 1 अपान ई कॉमन है। इसको कॉमन कर लें, यह ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स टोटल विकृति, ई एक्स टोटल विकृति इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में ई पी एक्स माइनस पी वाई अपान में एम माइनस पी जेड अपान में। ठीक है, यह हमारी x दिशा में कुल विकृति प्राप्त हुई है, x दिशा में कुल विकृति प्राप्त हुई है। ठीक, x दिशा में हमारी विकृति प्राप्त हुई है। हाँ, तो देखिए आपको px की दिशा में x दिशा में कुल विकृति मिली है, x दिशा में कुल विकृति मिली है किसके बराबर, 1 अपान ई कोष्ठक में पी एक्स माइनस पी वाई अपान में एम माइनस पी जेड अपान में एम। अब देखिए ये तो हमने निकाला x दिशा में, इसी प्रकार y दिशा में और z दिशा में भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए y डायरेक्शन के लिए अगर हम यही इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू 1 अपान में ई। देखिए x दिशा के लिए लिख रहे हैं तो क्या आया था, px आया, तो y दिशा के लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, py माइनस, अभी क्या होगा, बाकी दोनों माइनस हो जाएंगे, तो pz अपान में m माइनस px अपान में m। ठीक है, इसी प्रकार z डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा Ez इज इक्वल टू 1 अपान में ई। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, z डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा pz माइनस px अपान में m माइनस py अपान में m। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे हमें तीनों दिशाओं में अलग अलग विकृतियां प्राप्त हो रही हैं, तीनों दिशाओं में अलग अलग विकृतियां प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1, समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर x दिशा में कुल कितनी विकृति होगी वह मिली, यहाँ पर y दिशा में कुल कितनी विकृति होगी वह मिली, और यहाँ पे हमें z दिशा में कुल कितनी विकृति होगी वह मिली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको इससे आगे, अभी यह डेरिवेशन पूरा नहीं है, इससे आगे आपको बताते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।